जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेजर कल्से के यूट्यूब चैनल में। एक हफ्ते के इंतजार के बाद आज वापस से हम लोग सब लोग साथ में जुड़े हैं टू कवर द वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 27 फरवरी टू 5 मार्च। आज हम लोग कवर करेंगे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके एनडीए के एग्जामिनेशन, सीडीएस के एग्जामिनेशन, एफकैट, एसएसबी इंटरव्यू, बाकी जितने भी डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन है जहां पे भी करंट अफेयर्स आती है, स्पेशली उन्हीं टॉपिक्स को, चुनिंदा टॉपिक जो हफ्ते भर में आते हैं, मैं उनको पिक करता हूं और उसको आज हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, देन उससे रिलेटेड डिटेल्स पढ़ेंगे। बिकॉज आजकल के जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं आपके डायरेक्टली एमसीक्यू पूछने के बजाय आपसे पूछा जा रहा है उसके बारे में एनालिसिस, कहीं उसके बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चंस डायरेक्टली पुट अप हो रहा है, या फिर उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और मे बी इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, कई चीजें जो उसमें इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे पहले वो हम देखेंगे, देन उसके बाद बाकी उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स बोथ इन बायलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों। तो जितने भी हिंदी के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं जिनको दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, आई विल बी कवरिंग दिस वीडियो इन बायलिंगुअल लैंग्वेज, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2022? फर्स्ट ऑप्शन इज ए, integrated approach in science and technology for sustainable future. Option B, that is science and technology. Or is it option C, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, या फिर D, that is अमृत काल विज्ञान? सेम क्वेश्चन फॉर हिंदी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या था? एंड दैट इज अ सतत विज्ञान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकृत दृष्टिकोण। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज योर आंसर नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर ए जो है हमारा वो सारा आपका करेक्ट आंसर होगा। रिगार्डिंग दैट क्यों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया की न्यूज में क्यों था? व्हाई चोज दिस न्यूज कि नेशनल साइंस डे को उठाया क्यों गया? बिकॉज इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 28th of February each year to mark the discovery of the Raman effect by the Indian physicist Sir C.V. Raman on 28 Feb 1928. For his discovery, C.V. Raman was awarded a Nobel Prize in the Physics in 1930. So ये दो तीन डेट्स आपके सामने दी है कि C.V. रमन ने जो C.V. रमन इफेक्ट जो था, उनका रमन इफेक्ट, वो कब डिस्कवरी किया था? दैट वाज 28 फरवरी 1928। और उनको नोबेल प्राइज कब मिला था? दैट वाज इन 1930। सो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम परसेप्शन से, पर्सपेक्टिव से हो जाती है। रिगार्डिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद recently inaugurated the year-long celebration of the which birth anniversary? जो रामनाथ कोविंद, प्रसिद्ध हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, उन्होंने हाल ही में लचित बोरफुकन के किस जयंती के वर्ष भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया है? नाउ द क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दो तीन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, दैट इज रामनाथ कोविंद। नाउ लचित बोरफुकन कौन है, क्या है, वी विल नो अबाउट इट लेटर ऑन आफ्टर दिस क्वेश्चन। और कौन सी जयंती, क्वेश्चन को मार्क करना है, कितने साल हो चुके हैं उनकी जयंती को, वो आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 100, ऑप्शन 2 इज 200, ऑप्शन 3 इज 300 एंड ऑप्शन डी इज 400, राइट? सो द करेक्ट आंसर हियर इज 400 बिकॉज 400वीं जयंती जो उनकी थी वो यहाँ पे सेलिब्रेट करी गई है। Now, the detail of this, President रामनाथ कोविंद recently inaugurated, जो रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने हाल ही में अहोम बलों के कमांडर और असमीय राष्ट्रवाद के प्रतीक लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के वर्ष भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया है। The President रामनाथ कोविंद has recently inaugurated the year-long celebration of the 400th birth anniversary of Lachit Borphukan, the commander of the Ahom forces and an icon of Assamese nationalism. Now, if you remember, कुछ दिन पहले जब एनडीए की पासिंग आउट परेड हुई थी तब भी ये नाम हाईलाइट हुआ था। तो ये नाम से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनता है, खास तौर पे डिफेंस रिलेटेड एंट्रीज वालों के लिए, बिकॉज एनडीए में जब पासिंग आउट परेड होती है तो इन्हीं के नाम पे गोल्ड मेडल उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, खासतौर पे डिफेंस वालों के लिए। पर्सनली भी, इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर द परसेप्शन ऑफ द लाइक फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, तभी भी एज यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, आप डिफेंस के रिलेटेड जितनी भी न्यूज है आपके लिए कहीं ना कहीं दिल से थोड़ी जुड़ी होती है। दैट्स व्हाई आल्सो, अगर आप एनडीए आपका सपना है, देन खास तौर पे एनडीए आपके लिए, ये मेडल आपका सपना होना चाहिए। दैट व्हाई डू आई वांट टू जॉइन एनडीए, और एनडीए में जाने के बाद क्या करना है आपको, देन यू हैव टू एम फॉर दिस मेडल। हु वाज लचित बोरफुकन? ही वाज द कमांडर इन द अहोम किंगडम, वो अहोम राज्य के सेनापति थे। 1671 में सराय घाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व में के लिए जाना जाता है, जिसमें अहोम साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए राम सिंह प्रथम की कमान के तहत मुगल सेना द्वारा किए गए प्रयास को विफल कर दिया। उनको लीडरशिप के लिए काफी माना। 1671 बैटल ऑफ सराय घाट, तब जहां के मुगल सम्राट, काफी बड़ी फोर्स हो चुकी थी मुगल उस टाइम पे, तब भी जाके इन्होंने असम में उनके जो अटैक था उसको काफी ज्यादा
ड्रॉन आउट कर दिया था, थ्वार्ट कर दिया था उन सारे अटेम्प्ट्स को। द बैटल ऑफ सरायघाट वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी। तो अभी यहाँ पे अब आपकी हिस्ट्री से रिलेट किया जा रहा है इसको कि जो मुगल ने अटैक किया था बैटल ऑफ सरायघाट कब हुआ था, किस रिवर के बैंक पे लड़ा गया था, कौन सेना ने उसको जीता था। सो दीज आर ऑल क्वेश्चन लाइक बैटल ऑफ सरायघाट जो लड़ा गया था वो ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी के बैंक्स पे लड़ा गया था। द नेशनल डिफेंस अकेडमी जिसके बारे में बात कर रहा था, एवर सिंस 1999 हैज बीन कन्फरिंग द बेस्ट पासिंग आउट कैडेट विद द लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल। दिस इज द मेडल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो बेस्ट पासिंग आउट परेड का जो कैडेट होता है उसको ये मॉडल प्रोवाइड किया जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। The next question is स्पर्श is an initiative of which ministry? स्पर्श नाम का जो आपका एक इनिशिएटिव निकाला गया है वो किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? ऑप्शन 1 इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नाउ द वर्ड स्पर्श मे कंफ्यूज यू अ लिटिल बिट, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है दैट इट इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। द ऑप्शन करेक्ट आंसर इज बी। Now why? Let's know about the details. The Ministry of Defence has signed an agreement with CSC E-Governance Services of India Limited under the ministry। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक द CSC E-Governance Services of India है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? That it is Ministry of Electronics and Information Technology to expand the coverage of pension services under the स्पर्श। अब यहाँ पे स्पर्श का फुल फॉर्म है आपके सामने। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको ख्याल रखना है कि स्पर्श का फुल फॉर्म क्या होता है। द सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा अक्रॉस 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो स्पर्श का फुल फॉर्म क्या होगा? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा अक्रॉस 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स। दिस विल प्रोवाइड लास्ट मील कनेक्टिविटी टू द पेंशनर। जो पेंशनर हमारे हैं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनके पास तक डायरेक्टली और टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं है कि जो उनकी पेंशन आ रही है उनके बैंक में आ रही है कि कहाँ पे आ रही है, फिर मे भी उनके एरिया में कोई बैंक ही ना हो, तो उसके लिए स्पर्श इनिशिएटिव को निकाला गया था ताकि उन तक भी इसका जो इफेक्ट है वो पहुंचे। ये जो आपका क्वेश्चन था, स्पर्श इज इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इट एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर। डिफेंस जितने भी पेंशन मिलने वाले लोग हैं उनको एक कंप्लीट तरीके से विद ईज, जो रिमोट एरियाज में रहने वाले हैं उनको आराम से मिल जाए उनका पेंशन। दैट्स व्हाई दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। याद रखना ये बात आपको। ये प्रमोट करता है इंडियाज विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। तीन जो मैक्सिमम चीज है आपकी, हाँ दिस जो 3 टॉपिक मैंने इसमें लिखे हैं दैट इज द रीजन बिकॉज ये तीनों अब इससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो मैं भी डायरेक्टली स्पर्श से क्वेश्चन पूछने के बजाय इन तीनों के बारे में आपसे पूछ ले, लाइक व्हाट इज डिजिटल इंडिया, कब स्टार्ट हुआ, व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके बारे में थोड़ा बहुत, और मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या होती है, क्या उसके पिलर्स होते हैं, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन? Now this is a question for you. 4 options are 29 January 1999, 28 January 1999, 29 January 1998 or 28 January 1998. Now the real answer for this, the correct answer will be 29 January 1998. अब ये जानते हैं कि न्यूज में आया क्यों? This came in news because the ongoing war on Russia। अब रशिया की जो वॉर है वो कहीं ना कहीं स्पेस तक जा चुकी है, बिकॉज स्पेस जो रशिया की स्पेस एजेंसी उन्होंने वार्निंग दी है यूएसए को, ये अगर उन्होंने बैकफुट पे अपने स्टेप्स को नहीं लिया देन दे विल फॉल द आईएस, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस, उसको गिरा देंगे वो लोग अमेरिका के ऊपर। सो काफी ज्यादा ड्रेडफुल सिचुएशन हो चुकी है बिकॉज इस तरह के जो थ्रेट्स आ रहे हैं, देयर आर थ्रेट्स फॉर द न्यूक्लियर वॉर, देयर आर थ्रेट्स फॉर द इंटरनेशनल वॉर्स, लाइक इंटरनेशनल बोल रहा हूँ, स्पेस वॉर्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो काफी बड़े हद तक अगर वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट हुआ तो दिक्कत हर कंट्री को उठानी पड़ेगी और उसमें विजेता कोई नहीं होने वाला, डेफिनेट सी बात है। और जहां तक बात है इंडिया के स्टैंड का, क्या रशिया का इशू चल रहा है, आई हैव टेकन दिस न्यूज इंटेंशनली बिकॉज यहाँ पे जो इशू है रशिया यूक्रेन का जो इशू है उसके चक्कर में पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये आपके करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डिटेल एनालिसिस अगर आपको देखनी है तो आई हैव रिसेंटली अपलोडेड इन द लास्ट वीक ओनली। लास्ट वीक मैंने रशिया यूक्रेन इशू पे एक वीडियो अपलोड किया था विद आवर एक्सपर्ट सुशील सर, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, दैट विल टेल यू इन डिटेल अबाउट कि क्या इशू चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। एंड आगे हर वीकली के हिसाब से आई विल डेफिनेटली कीप टेलिंग यू क्या क्या अपडेट्स आ रही है इन एवरी वीकली न्यूज। द ओनर्स ऑफ द स्पेस स्टेशन
इट इज गवर्न बाय द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 29 जनवरी 1998, जो आपका क्वेश्चन था, बाय द 15 गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट्स। द ओनर्स ऑफ द स्पेस स्टेशन यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोपियन पार्टनर, जापान एंड कनाडा। ये जो आपके 5 हैं ये रिस्पॉन्सिबल है उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के, तो प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि ये जो 5 ओनर्स है स्पेस स्टेशन के, दैट इज योर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोपियन पार्टनर्स जितने हैं, जापान एंड कनाडा, ये मेजर डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग योर इंडियन स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। Which government announced, now the next question, 6th question, which government announced the project of Armed Forces Preparatory School in its Desh Bhakti project budget? Now this was also a question related to your defense कि कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जिसने अनाउंस किया है आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल के बारे में अपने देशभक्ति बजट में। Now the word देशभक्ति बजट और आपका आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज यू ऑब्वियसली आपको नाम समझ में आ रहा है कि आपके डिफेंस के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ द रियल आंसर फॉर दिस विल बी दिल्ली, कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रिगार्डिंग द आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल्स इन देयर देशभक्ति बजट। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं। आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स अनाउंस्ड इन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इन 2021 देशभक्ति बजट। एम क्या है? इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर द एंट्री इनटू द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड अदर सर्विसेज। इट विल बी द फर्स्ट फुली रेसिडेंशियल स्कूल सेटअप बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। तो पहला स्कूल ऐसा इसमें पूरा रेसिडेंशियल है, वहीं पे रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, सब कुछ वहां पे पूरा स्कूल के अंदर ही होगा, लाइक बोर्डिंग स्कूल। और दूसरा वाइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल, इट विल बी दो तरह के इसमें प्लान चलाए जाएंगे आपके। पहला जो रेगुलर आपका चलता है एकेडमिक वो रहेगा, और दूसरा आपका स्पेसिफिक रहेगा जिनको डिफेंस में जाना है, उनको उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर द एसएसबी, फॉर एवरीथिंग। सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अच्छे ऑफिसर्स निकल के हमारे इंडियन आर्मी में और अच्छे ऑफिसर और अच्छे एंट्रीज के लोग आने वाले हैं, ऐसा दिमाग देखा भी गया है। बिकॉज इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं काफी आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग में पड़ता है। एंड यही एक रीजन है कि सैनिक स्कूल के हो गए, आर्मी स्कूल के बच्चे हो गए, वो काफी रिकमेंडेशन रेट अगर देखा जाए तो उनका थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज बचपन से ही उनको वो बैकग्राउंड मिला है। जो सिविलियन बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिनको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, खासतौर पे एनडीए एंट्री में, उनके लिए साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू बिकम्स अ रियली न्यू थिंग, यहाँ पे एक्चुअल में करना क्या है, और कहीं ना कहीं घबरा ज्यादा जाते हैं। बट अगर किसी को बचपन से ही उसके स्कूल टाइम से उसको इसी लिए ट्रेन किया जा रहा है तो उसके लिए बहुत नई चीज नहीं होगी, और उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर शो करेगा कि अच्छे ऑफिसर्स आप प्रोवाइड करने में, और जो रिजेक्शन रेट काफी ज्यादा एसएसबी में शायद थोड़ा कम हो जाए रिगार्डिंग दिस इनिशिएटिव। Now the next question is which ministry launched भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन? किस मिनिस्ट्री ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन को लॉन्च किया है? The first is Ministry of Culture, Ministry of Education, Ministry of Home Affairs, Ministry of Tribal Affairs. Now this is the why I chose these all 4 ऑप्शन। अब ये चारों ऑप्शन देख के लैंग्वेज से कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे गेस करना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज अगर आप लैंग्वेज की बात करें इट इज रिलेटेड टू योर कल्चर एज वेल, लैंग्वेज की बात करें इट इज रिलेटेड टू योर एजुकेशन एज वेल, होम अफेयर्स के भी अंदर कहीं ना कहीं आता है बिकॉज प्रमोशन ऑफ द लैंग्वेज कम्स अंडर दैट, एंड द ट्राइबल अफेयर्स अगर आप शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो उनका भी स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है, लिंग्विस्टिक अप्रोच होती है, तो उनको तो फंडामेंटल राइट्स में भी प्रोवाइडेड है कि अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो कहां पे आएगा कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? एंड द राइट आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड दिस कैंपेन। क्या है, क्या बैकग्राउंड है, लेट्स कवर दैट नाउ। Ministry of Education has launched a campaign Bhasha Certificate Selfie to encourage the cultural diversity and promote multilingualism and to foster the spirit of एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसके बहुभाषावाद जिसको कहते हैं मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच, बहुभाषावाद अलग अलग लैंग्वेज को आपको सपोर्ट करना है। काफी तो हो सकता है आपके स्क्रीन पे थोड़ा छोटा दिख रहा हो, बट यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ पीडीएफ। आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सामने मिल जाएगा, डाउनलोड दिस, इट हैज अ कंटेंट इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। सो डेफिनेटली गो थ्रू दिस कंटेंट, मेक प्रॉपर नोट्स ताकि आपके एग्जाम में आपको रिवीजन में काफी हेल्प करे। यू कैन नॉट वॉच द एंटायर वीडियो अगेन एंड अगेन अगर जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे, बिकॉज नेक्स्ट मंथ ही अब आपके सीडीएस के रिजल्ट एग्जाम्स आने वाले हैं। सो काफी एग्जाम्स आपके लगातार लाइन से लगे, और एसएसबी ऑलरेडी हो रही है कई लोगों की। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी? रेखा शर्मा, माधवी पुरी, मिसेस लीना बेन एंड वनिता नारायणा। So the real answer for this will be the correct answer is Madhavi Puri ji. Now I have chosen the rest options very carefully
ये जो बाकी 3 आपके सामने नाम दिख रहे हैं, दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट नाम, और वुमेन एम्पावरमेंट की अगर आप बात करते हो तो ये चारों नाम आपके मतलब आपको पता होने चाहिए कि वो दे आर. सो इट इज अ टास्क फॉर यू, गिविंग योर टास्क कि माधवी जी के बारे में तो मैंने आपको बताया था, शी इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी. बाकी 3 जो मैंने आपको नाम दिए, लाइक रेखा शर्मा, मिसेस लीला बेन एंड वनिता नारायणा, इनके बारे में राइट इन कमेंट बॉक्स कि कहां पे मेजर ये प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं और क्यों इनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है. सो राइट ओवर देयर ऑफिसर्स हेल्ड बाय देम. Now let's know about what took this as a news. That Madhavi Puri is the first woman chairperson of the Securities and Exchange Board of India, SEBI. She was the former head of the ICICI Securities और होल टाइम मेंबर की तरह भी उन्होंने सर्व किया 2017-2021. नाउ शी विल रिप्लेस अजय त्यागी एज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी. ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने रिप्लेस किसको किया. तो अजय त्यागी उनके पहले कौन था, ये बातें भी आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए कि कौन अपॉइंट हो रहा है. उसके साथ साथ अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उसके पहले उन्होंने रिप्लेस किसको किया है. सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो दैट इज अजय त्यागी. अजय त्यागी का जो टेन्योर था दैट एंडेड ऑन द February 28 और वहीं से माधवी जी ने स्टार्ट करा. नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. IITM पुणे कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री. जो IITM पुणे है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है. पहला मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थर्ड इज योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डी इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो ऑफ कोर्स आप सीधे से एलिमिनेट कर सकते हो, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो होगा नहीं बिकॉज इट इज IITM. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी नहीं होगा बिकॉज दे आर नॉट रिगार्डिंग द एजुकेशन थिंग. बट IITM पुणे में आपको कंफ्यूजन होगी रिगार्डिंग द एजुकेशन एंड अर्थ साइंसेस. So the answer will be, यहाँ confusion आपका दूर कर दे, that will be earth sciences. Ministry of Earth Sciences will be the right answer for this. Let's know why it is in the news. It is in the news because Union Minister of Science and Technology has launched the International Monsoons Project Office. IMPO launch किया Union Minister of Science and Technology. I have not read on the name. It is also homework for you कि हमारी Union Minister of Science and Technology कौन है. Write in the comment section. And IMPO will be hosted by the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, an institution under the Ministry of Earth Sciences. This was the question for you. Initially, for 5 years, it would encompass the activities and connection related to international monsoon research that would be identified and fostered under the leadership of World Climate Research Program. Now, it is very important because ये monsoon से related है और इंडियन का जो climatic condition है, इंडिया की जो weather condition है, इंडिया की economy हो चुकी है because it is agriculture based economy, तो काफी हद तक वो monsoon पे बहुत ज्यादा depend करता है. तो जहां तक बात है किसी भी चीज के जो मॉनसून से रिलेट करता है और स्पेशली आपका सीजन जल्दी आने वाला है, तो दिस इज आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. 2-3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस. इट इज इंटरनेशनल ऑफिस लॉन्च्ड बाय आवर यूनियन मिनिस्टर, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट स्टेप टेकन बाय इंडिया. So it has to be taken into consideration for your news. 10th question, that is the Zero Discrimination Day was observed on 28 जो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाएगा कि आपको भेदभाव किसी से नहीं करना है. दैट डे सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी, 1st of March, 2nd of March or 3rd of March. The answer will be the 1st of March will be the correct answer, the B portion. So you have to keep in mind, it is very important regarding the dates and everything. I have taken this into consideration because ये recently कुछ साल पहले काफी highlight हुआ था. Although it is an international thing, but India में highlight हुआ था because the Zero Discrimination Day was observed on 1st March to fight against the mentality which sparks the issues and causes of violence. इसको ऐसा जनरल स्टार्ट किया गया था कि जितने भी मेंटालिटी पॉइंट्स हैं जो वायलेंस को या फिर डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं स्पार्क करते हैं, उन सारी चीजों को हटाना है. मे बी ब्लैक एंड व्हाइट, मे बी कास्ट सिस्टम, मे बी एनीथिंग. इंडिया में इसलिए लॉ लॉन्च हुआ था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बिकॉज फॉर द एड्स. तब कुछ टाइम पहले जब एड्स की बीमारी काफी ज्यादा हाईलाइटेड हुई थी तो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था. इंडिया में भी काफी गवर्नमेंट के आपने एड्स देखे होंगे, इसमें काफी हाईलाइट किया गया था पहले टाइम पे, दूरदर्शन के टाइम पे काफी था कि एड्स HIV एड्स वालों से छुआछात से एड्स नहीं फैलता. सो वहां पे इसका काफी बड़ा रोल था कि HIV वालों को आप डिस्क्रिमिनेट ना करो, दे आर जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन और वो आराम से हेल्दी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर सकते हैं आपके साथ में. इंडिया में वापस से हाईलाइट इसलिए हुआ था बिकॉज LGBTQIA+ कम्युनिटी जो थी उन्होंने सेक्शन 377 की स्टार्ट जो करी थी सितंबर 2018 में, जो हटा दिया सेक्शन 377 को स्टार्ट हटाने का जो सेक्शन 377 जो सितंबर 2018 में हटाया गया था, that was started from this day only. 1st of March से उसको स्टार्ट किया गया था मूवमेंट को. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू.
Next question, which state recently distributed a smart health card under its flagship बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना? किस राज्य ने हाल ही में अपने प्रमुख बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए हैं? Now it is a very easy question for you. अगर आप सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो पहले तो हाँ डेफिनेटली स्मार्ट कार्ड है और आपका स्वास्थ्य तो किसी भी स्टेट का हो सकता है, इट मे बी यूपी, बिकॉज यूपी भी इधर बीच काफी ज्यादा हेल्थ पे फोकस कर रही है, वेस्ट बंगाल रिफॉर्म्स लेती रहती है, बिहार ऑल्सो, बिहार स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड वर्क ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स, बट द वर्ड हियर इज दैट यू नीड टू focus on the Biju. Biju is a very famous personality regarding the state Odisha. उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है आपके लिए, आंसर डी इसका सही होगा, उड़ीसा इज द राइट आंसर. लेट मी टेल यू व्हाई इट इज द राइट आंसर, व्हाई इट इज इन द न्यूज. तो उड़ीसा गवर्नमेंट रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड स्मार्ट हेल्थ कार्ड टू बेनिफिशियरीज अंडर इट्स फ्लैगशिप बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना. अब बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के बारे में 15 अगस्त 2018 को लॉन्च हुआ था. प्रोवाइड ये एम करता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करनी है, हेल्थ प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिकली वर्नेबल फैमिलीज. तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने की, जो चेंज आया है गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी में, पहले कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ वर्ड, इट इज ऑफिशियल वर्ड दैट द रिजर्वेशन और एनी स्पेशल प्रोविजन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पीपल जो सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड है. बट जब से ये ईडब्ल्यूएस वाला रिफॉर्म हुआ है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तब से काफी गवर्नमेंट से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे फोकस करना थोड़ा शुरू कर दी है. तो कोई भी न्यूज अब उससे रिलेटेड आती है, कोई नई स्कीम इट इज ओनली फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इट इज रिलेटिवली न्यूअर टॉपिक रिगार्डिंग द रिजर्वेशन सिस्टम. अब आपसे पुरानी चीजें पूछने के बजाय ईडब्ल्यूएस के बाद के रिजर्वेशन की चीजें थोड़ी ज्यादा पूछी जाएंगी. Now let's come to the 12th question, the last question, that is a Simba software has been specially designed to identify which endangered animal. जो Simba software है को विशेष रूप से किस लुप्त प्राय जानवर की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है? फर्स्ट एशियाई शेर, सेकंड बंगाल टाइगर, सी इज हिम तेंदुआ दैट इज स्नो लेपर्ड, और डी नीलगिरी तहरी. सो इन चारों जो है, पहली तो मैंने 4 ऑप्शन इसीलिए लिए हैं बिकॉज ऑल दीज 4 animals are endangered under the IUCN list. IUCN list के हिसाब से चारों जो आपके हैं they all are endangered species, but Simba software स्पेशली डिजाइन किया गया है आपके एशियाटिक लॉयंस के लिए. Now if you are into the movies and everything, तो आपको सिम्बा वर्ड पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि सिम्बा ऑब्वियसली एक शेर का नाम है रिगार्डिंग योर डिज्नी मूवी लायन किंग. So the Gujarat Forest Department has developed an artificial intelligence based photo identification software specially designed to distinguish the pattern and marks identify Asiatic lions individually. सॉफ्टवेयर का पूरा नाम, सिम्बा का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंस मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायंस. तो ए जो इसका है दैट इज योर एशियाटिक लायंस. सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंस मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायंस, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इनटू यू द न्यूज़ इन द कंटेंट. सो डाउनलोड दिस पीडीएफ. Now regarding this content that I have provided, एशियाटिक लॉयंस जितने भी 4 थे वो आपको ध्यान से देखने, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है रिगार्डिंग दोस प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ वुमेन, उनके नाम आपको लिखने हैं, व्हाट पोजीशन दे आर होल्डिंग वो आपको लिखना है. तो ये सारी चीजें को आंसर आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली दो. कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स दैट यू वांट टू बी कवर्ड और दैट यू हैव एनी डाउट, डू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. सो जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड आई होप कि आपका सक्सेस, आपका यूनिफॉर्म, आपका जो सपना है वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा जाए. जय हिंद.